हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और उनके फॉर्मूले, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड वेलफेयर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक, as the name suggests, it is the earning which is within the boundary of a particular economy. GDP at MP or gross domestic product at market price is the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting period. एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मीन्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर और 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इट मे बी एनी, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो एक कंट्री की टेरिटरीज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। It include the value of depreciation or consumption of fixed assets. जो आपका GDP at MP होता है, इसमें जो आपका depreciation है मीन्स consumption of fixed assets है, उसको हम कंसीडर करते हैं, यानी कि उसे माइनस नहीं करते। तो यानी कि GDP at MP में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है उनकी वैल्यू भी होती है, और इस वैल्यू के अंदर आपके डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कंसीडर होती है, वो हम इसमें से सेपरेट नहीं करते हैं। क्लियर है? देन कम एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स एनडीपी एट एमपी। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। यानी कि आपके पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था, उसमें से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो, यू विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि अगर आप ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? उस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन और यू कैन से कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स को क्या करना होता है? माइनस। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी हमने डोमेस्टिक की बात की थी, अब हम बात करें नेशनल की। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? कि अपनी कंट्री के अंदर ही अर्निंग की है, कोई अदर कंट्री से ट्रेड नहीं हुआ है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ एक्सटर्नल ट्रेड का कोई भी पार्ट इसमें कंसिडर नहीं है। सिर्फ एक कंट्री के, एक इकोनॉमी की बाउंड्री के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उन्हीं की मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है gross national product at market price. This is also called GNP at MP, gross national product at market price. आप जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि एक कंट्री की बाउंड्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी वैल्यू में अगर आप नीफिया ऐड कर देते हो, नीफिया मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, मैं अभी लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले समझिए कि अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना होता है किसी भी चीज को, अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करते हो, तो उसके लिए आपको उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यानी कि अब सिर्फ कंट्री की बात नहीं है,
अदर कंट्रीज के साथ जो आपने ट्रेड किया है उससे जो आपको नेट इनकम गेट हुई है वो भी आपने इसमें ऐड करनी है। अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में देखें, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal resident of a country during an accounting period. एक अकाउंटिंग पीरियड में उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, वो लोग हैं जो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं या अब्रॉड रहते हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसी पर्टिकुलर कंट्री में है, तो वो उसके क्या होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। तो जो भी नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं वो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और फॉर्मूले के फॉर्म में आप बोलोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नीफियर, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये ग्रॉस था, आपको बताया किसी भी चीज को अगर आपको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन क्या कर दीजिए, माइनस। NNP at MP, net national product at MP is equal to gross domestic product at MP plus NIFIA, means GNP at MP निकला इन दोनों को प्लस करके, और उस वैल्यू में से जैसे ही आप लेस करते हो तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से आप किस में पहुंच जाओगे, या आपकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। Now question arises, what is this NIFIA, net factor income from abroad? It is the difference between factor income. I told you factor income means rent on land, interest on capital, profit for entrepreneur and wages for labor. जो आपको फैक्टर थे उनके ऊपर जो आपकी अर्निंग होती है वो क्या है, फैक्टर इनकम। तो NIFIA क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम earned by our resident from rest of the world, हमारी कंट्री के रेजिडेंट ने अदर कंट्री से जो वैल्यू जनरेट की है, अर्न की है, एंड द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन आवर कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री के लोगों ने अदर कंट्री में, हमारे रेजिडेंट ने अदर कंट्री में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के थ्रू जो भी पर्टिकुलर इनकम अर्न की है, और अदर कंट्री के रेजिडेंट ने सेम इनकम हमारी कंट्री में जो अर्न की है, उसका जो डिफरेंस है, नेट डिफरेंस, वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारी कंट्री के लोगों ने अदर कंट्री से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस से अर्न किया 100 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, assume this, एंड अदर कंट्री के जो रेजिडेंट है उन्होंने हमारी कंट्री से अर्न किया 80 करोड़। आई एम जस्ट टेकिंग अ फिगर टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अदर हमारे रेजिडेंट ने अदर कंट्री में अर्न किया 100 करोड़, अदर कंट्री के लोगों ने हमारी कंट्री से अर्न किया 80 करोड़। तो वो क्या आ गया, डिफरेंस। NIFIA क्या हो गया, 100 माइनस 80 मीन्स 20। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गई, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, मीन्स इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यानी कि नेट हमें कितना गेट हुआ, 20। भाई हमने 100 करोड़ अगर बाहर से कमाया है तो बाहर के लोगों ने भी 80 करोड़ हमारी कंट्री से अर्न किया है, तो नेट हमारे हाथ में कितना आया, 20। बट मैक्सिमम हमारा जो NIFIA है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज आवर इम्पोर्ट इज मोर देन आवर एक्सपोर्ट। तो हमारी कंट्री से आउटफ्लो बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है एज कंपेयर टू इनफ्लो। ठीक है, नाउ कम एट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। अभी हमने सारे की बात की थी MP पर, नाउ टॉक अबाउट FC। हियर FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट। देखिए, फैक्टर कॉस्ट इज द गुड इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे अगर आप किसी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो
तो आपकी जो फिगर है, जो वैल्यू है, वो तो इंक्रीज हो जाती है, बट जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है वो सेम रहती है। इसलिए फैक्टर कॉस्ट को बेटर इंडिकेटर समझा जाता है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि वहां पे वैल्यू तो बढ़ती है बट इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। जो वैल्यू मार्केट प्राइस की वजह से बढ़ती है, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस चेंज होने की वजह से वो सारी वैल्यू इंक्रीज होती है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, it is the sum total of factor income earned by normal resident of a country along with depreciation during an accounting period. अगर हम फैक्टर कॉस्ट के टर्म में डिफाइन करते हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट ने जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है कंट्री के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसका जो टोटल है वो क्या है, आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर कॉस्ट, वी कंसीडर्ड और वी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इन दैट पर्टिकुलर डोमेस्टिक इनकम, यानी कि डेप्रिसिएशन का पार्ट उसमें ऑलरेडी एड ऑन रहता है, उसको हम उससे अलग नहीं करते। तो अगर हम फिगर की टाइप फॉर्म में बात करें तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी क्या होगा, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, मैंने सारे फॉर्मूले उसी से रिलेट किए हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, अभी मुझे ग्रोस है, डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है, नेशनल में। किसी भी चीज को अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक को नेट में कन्वर्ट करने, नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नीफिया ऐड किया, देन बाकी सेम है। एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में, यानी कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस वैल्यू में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहली डेफिनेशन बताई थी उसी से सारी चीजें मैं रिलेट करती हुई आ रही हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory of a particular country within an accounting period। तो वहीं से मैंने बार बार स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने देखा ग्रोस है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नीफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस बंदे के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं वो बंदा अपना टैक्स बर्डन अदर के ऊपर यानी कस्टमर के ऊपर या अदर पर्सन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। यानी कि जिन टैक्स का बर्डन ट्रांसफरेबल है वो कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स ऑल कम्स अंडर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, पहले डायरेक्ट टैक्स की भी बात कर लेते हैं। अभी बताइए इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर है कि वो टैक्स जो जिस बंदे के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं वो बंदा अपने टैक्स का बर्डन अगर अदर पर्सन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है तो वो कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये लगाए जाते हैं कंपनी के ऊपर, वसूल किससे किए जाते हैं, कस्टमर से। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स whose burden is not transferable। जिन टैक्स का बर्डन ट्रांसफरेबल नहीं है यानी कि जिस बंदे के ऊपर लगाए जाते हैं वो ही पर्सन
उन टैक्स को पे करता है। तो वो कैसे टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यानी कि जो आपने इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किए हैं उसमें से अगर आप सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्राइस कंट्रोल करने के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए या किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रोडक्शन करने के लिए या किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्रोडक्शन करने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है उसे क्या कहते हैं? सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो टैक्स कलेक्ट किए उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दीजिए तो वो क्या होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ कम एट नेक्स्ट, नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और NNP एट FC मीन्स द सेम। अगर आप बात करते हो नेशनल इनकम की तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और शॉर्ट फॉर्म में इसे NNP एट FC भी राइट करते हैं। यानी कि सब कुछ लेस कर दिया, सब कुछ डिडक्ट कर दिया, बिल्कुल प्योर वैल्यू आपके पास आ गई है। As I told you, factor cost is the good indicator of national income. इसलिए जब हम नेशनल इनकम के साथ कुछ भी मेंशन नहीं करते तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको किस तरह से निकालते हैं? NNP एट FC, वही अपना फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर दूं। पहली डेफिनेशन क्या थी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेस करते हैं? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करते हैं? नीफियर। देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या माइनस करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए सारी एक दूसरे से रिलेट करते आ रही हैं चीजें। तो हमारे पास हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद सेकेंड वाली डेफिनेशन बन गई, जैसे डेप्रिसिएशन लेस किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे ही आपने नीफिया ऐड किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे ही आपने उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स लेस किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपको डेरिवेशन ध्यान रखनी है किस तरह से एक फॉर्मूले से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, क्योंकि कुछ भी मिसिंग करके आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्लियर है ये? देन आते हैं नेक्स्ट पर। अभी नेक्स्ट करने से पहले ये जो कंसेप्ट पढ़े उनके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। सपोज द GDP एट मार्केट प्राइस। सी क्या गिवन है? GDP एट मार्केट प्राइस यानी कि इनिशियल वाला। सपोज द GDP एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज ₹11,000 crore. Net factor income from abroad was ₹1,000 crores. The value of indirect taxes minus subsidies. वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि किसकी वैल्यू है ये? नेट इनडायरेक्ट टैक्स की 150। एंड नेशनल इनकम वाज ₹850। कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या गिवन है? मार्केट प्राइस गिवन है, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, NIT गिवन है और नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम मीन्स ये 850 करोड़ क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि लास्ट वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या फॉर्मूला था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नीफिया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
नेशनल इनकम ये क्या है आपके पास 850, जीडीपी आपके पास है 1100 माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हमें कैलकुलेट करना है, नीफिया 100 करोड़, देन नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 करोड़। वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, सारी वैल्यू हमने फॉर्मूला लिखने के बाद पुट की। 850 है, ये 1100 है, ये डेप्रिसिएशन एज इट इज, नीफिया 100 माइनस 150। सी 1100 प्लस 100 1200 माइनस 150, 1100 plus 100 minus 150 you will get 1050 minus depreciation. डेप्रीशिएशन इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 850 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1050 माइनस 850 मीन्स 200 करोड़। क्लियर है न्यूमेरिकल? तो आपने इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेशन करनी है। इसमें सारे कंसेप्ट आ गए जो हमने स्टार्टिंग से लेके अभी लास्ट स्लाइड तक स्टडी किए हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये डिराइव हुआ था, इसी को यूज करके हमने डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट की। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? देन आगे बढ़ते हैं और अदर कॉन्सेप्ट्स पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? प्राइवेट इनकम। नाउ कम एट प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम is the income of private sector obtained from any sources, productive or otherwise, and the retained income of the corporation. प्राइवेट इनकम वो इनकम है जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर की इनकम प्रोडक्टिव और अदरवाइज का मतलब है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से आती है। और इसमें हम रिटेन इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन यानी कि रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कंसीडर करते हैं। यानी कि आपका सपोज मैन्युफैक्चरिंग काम है तो वहां से आपको प्रॉफिट गेट हो रहा है, कहीं से आपको सैलरी गेट हो रही है, कहीं से आपको रेंट गेट हो रहा है, तो कहीं से भी जो भी चीजें आपको गेट हो रही हैं सारी चीजों का समेशन क्या है प्राइवेट इनकम। कहीं से भी जहां से भी इनफ्लो हो रहा है, इनकम आ रही है, ऑल द समेशन इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। इट इंक्लूड बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों कंसिडर होती है। फैक्टर इनकम as we already discussed in last lecture in detail, factor and transfer meaning. Again I am going to explain this concept. Factor income means rent, then interest, wages and profit. Factor income, transfer payment, यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखिए फैक्टर इनकम के लिए आपने अपने फैक्टर प्रोवाइड किए, ट्रांसफर इनकम के लिए ना तो आपको कोई काम करना पड़ता है और ना ही कोई फैक्टर प्रोवाइड करनी पड़ती है। सपोज कहीं से डोनेशन मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, कोई फाइनेंशियल हेल्प मिली है गवर्नमेंट की तरफ से जिसे आपको रिटर्न नहीं करना है और ना ही उस चीज के लिए आपने कोई काम किया है, तो बिना कुछ काम करे जो इनकम मिलती है और जिसे वापस भी नहीं करना आपको, वो गया है ट्रांसफर इनकम। लाइक चैरिटी डोनेशंस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कोई फाइनेंशियल हेल्प मिली है गवर्नमेंट की, किसी स्कीम के थ्रू मिली है जिसके लिए आपने काम नहीं किया है लेकिन गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, तो वो है ट्रांसफर इनकम। प्राइवेट इनकम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में देखें इस डेफिनेशन को तो क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम गेट हुई है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। कोई नेशनल डेब्ट है, नेशनल लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट से ट्रांसफर मिले हैं, किसी भी टाइप की पेमेंट मिली है, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्री से किसी तरह के ट्रांसफर मिले हैं, यानी कि सारे के सारे इनफ्लो क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जहां से भी जिन भी रिसोर्सेज से इनकम आ रही थी सारे रिसोर्सेज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गई आपकी प्राइवेट इनकम।
देन पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, अब आपके पास प्राइवेट इनकम हो गया, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ गई। उस इनकम के ऊपर आप क्या करोगे? उस इनकम के ऊपर आप प्राइवेट इनकम जो है आपके पास सारी आ गई, उस इनकम में से आप क्या करोगे? उस इनकम में से आप कॉर्पोरेट टैक्स दोगे। कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद उसमें से जो पोर्शन रिटेन अर्निंग है, यानी कि प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कंपनी अपने पास ही रख देती है, शेयर होल्डर को नहीं देती, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि आपकी जो पर्सनल इनकम आई थी उस इनकम में सब कुछ इनफ्लो शामिल है। इसमें से सबसे पहले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, तो वो क्या देते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसके भी 2 पार्ट किए जाते हैं। एक जो ओनर है या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो भी जिनके पास शेयर्स हैं, उनको पे किया जाता है, और कुछ पोर्शन कंपनी में एज अ रिटेन अर्निंग, एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट सेविंग रख लिया जाता है। तो कुछ पैसा वो टैक्स के फॉर्म में दे देते हैं, कुछ अपने बिजनेस में फर्दर यूज के लिए रख लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। देन बाकी एज अ डिविडेंड और एज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आपके पास जो प्राइवेट इनकम थी उसमें से अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग माइनस कर दोगे तो आपके पास जो ये इनकम का पोर्शन है ये क्या होगा? पर्सनल इनकम। यानी कि सारे सोर्सेज से जो इनकम आई थी उस पे से सबसे पहले टैक्स दे दीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स, और जो आपने अपने बिजनेस में पैसा रखा है जिसको विड्रॉ नहीं किया यूज करने के लिए, बिजनेस में री इन्वेस्ट पर्पज से रख लिया है, उसको भी माइनस कर दीजिए। बचा हुआ क्या होगा? पर्सनल इनकम। यानी कि अब ये पर्सन के हैंड में इनकम आ गई है। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। It is that part of personal income which, लास्ट क्लियर है ना? क्योंकि देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले हमने पढ़ा प्राइवेट से पर्सनल, कुछ आइटम लेस किए, प्राइवेट से क्या बन गया? पर्सनल, और पर्सनल से क्या बन गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर एक भी कंसेप्ट आप स्किप करते हो तो दूसरा आपको समझ नहीं। क्लियर है जी? Now see what is personal disposable income. It is that part of personal income which the household can use the way they like. ये पर्सनल इनकम का वो पार्ट है जिसे हाउस होल्ड जैसे चाहे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। चाहे वो सारी इनकम को स्पेंड कर दें, चाहे सेव कर लें, कुछ पार्ट एक्सपेंडिचर कर दें और कुछ पार्ट सेव कर लें, वो उनके ऊपर है, लेकिन वो जैसे चाहे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को यूज कर सकते हैं। In different term you can define personal disposable income is the income remaining with individuals and households after paying off all taxes levied against their income and their property by the government. यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड जब सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, जो उन्हें फाइन फीस वगैरह जो भी पे करनी है वो सब पे कर देते हैं, उसके बाद जो इनकम बचती है वो क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फॉर्मूले की फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस miscellaneous receipt of the government department of miscellaneous fees and fine। यानी कि आपके पास जो इनकम आई थी उसमें से आपने अपना डायरेक्ट पर्सनल टैक्स यानी कि इनकम टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट को किसी भी फॉर्म में आपको फीस या फाइन पे करना था वो पे कर दिया,
वो डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को क्या कहते हैं हम? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए सारे कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन आप अगर प्राइवेट, पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजेबल की बात करेंगे तो इसमें हमने ट्रांसफ़र पेमेंट भी कंसीडर किया है। देखिए ध्यान रखना, नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं आती, यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, वो सारी चीज़ें जो बिना काम करे आपको गेट होती हैं उनको हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में हम फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट दोनों कंसीडर करते हैं। क्लियर है? सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट का ही है। नाउ चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट, पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल की। क्वेश्चन रीड कर लीजिए अच्छे से, साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़ के आप ट्राई भी कर सकते हैं। कि आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ आए हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। नेट national product at factor cost of a particular country in a year is this। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ये क्या है? नेशनल इनकम। इनकम और प्रोडक्ट एक ही मतलब है, इससे कंफ्यूज मत होना। नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स द सेम। तो ये आपको एनएनपी एट एफसी गिवन है 1900 करोड़। There are no interest payment made by the household to the firm government or by the firm government to household। ना तो फर्म्स और हाउसहोल्ड ने गवर्नमेंट को किसी तरह का इंटरेस्ट दिया है, ना गवर्नमेंट ने इनको दिया है। The personal disposable income of all household is 1200। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? 1200। The personal income taxes paid by them is rupees 600। Personal income tax means direct tax or you can say income tax। वो कितना है? 600। And the value of retained earning of the firm and government is valued at rupees 200 करोड़। रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी है? 200 करोड़। What is the value of transfer payment made by the government and firm to the household? गवर्नमेंट और फर्म ने किस तरह की ट्रांसफर पेमेंट या यू कैन से कितनी वैल्यू की ट्रांसफर पेमेंट की है? कितनी वैल्यू की ट्रांसफर पेमेंट की है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया नेशनल इनकम और पर्सनल प्राइवेट इनकम में सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट का ही डिफरेंस रहता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसफर पेमेंट की तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा? ट्रांसफर पेमेंट इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस नेशनल इनकम। प्राइवेट इनकम माइनस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपसे ट्रांसफर पेमेंट निकालने के लिए कहा है, तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा? प्राइवेट इनकम माइनस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको गिवन है 1900 करोड़, बट प्राइवेट इनकम आपके पास नहीं है। हमारे पास पर्सनल है, डिस्पोजेबल है, उसकी हेल्प से हमें क्या निकाल देना है? प्राइवेट इनकम। पीआई मीन्स हियर प्राइवेट इनकम। इतना मुझे बताइए समझ आएगी नहीं? क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले दिमाग में ये लगाना चाहिए कि यूज क्या होगा यहाँ पे। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड नेशनल इनकम। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है प्राइवेट और नेशनल में। नेशनल में सिर्फ फैक्टर पेमेंट आता है और साथ मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया प्राइवेट इनकम में बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट कंसीडर करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है, फॉर्मूले माइंड में सेट है, तो फॉर्मूलों को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें प्राइवेट चाहिए तो लास्ट से शुरू करते हैं और पिछले पे जाते हैं।
सी आपको डिस्पोजेबल गिवन है, डिस्पोजेबल का फॉर्मूला पहले हम यूज करते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, दो ही आइटम है इसके हमारे पास, एक तो डिस्पोजेबल की वैल्यू गिवन है और एक डायरेक्ट टैक्स की वैल्यू गिवन है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। वैल्यू आपके पास गिवन है, पर्सनल डिस्पोजेबल 1200, डायरेक्ट टैक्स 600, पर्सनल इनकम हमें नहीं पता, इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर देंगे। ये -600 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +600, और पर्सनल इनकम सॉरी प्राइवेट इनकम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर्सनल और प्राइवेट इनकम की वैल्यू आपकी पर्सनल इनकम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200। सी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार पीआई दोनों के लिए यूज होता है, बट आप फुल फॉर्म ही यूज करना, मैंने शॉर्ट यूज किए है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ट्रांसफर पेमेंट है प्राइवेट इनकम माइनस नेशनल इनकम। हमने पहले पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला लगाया, वो है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। पर्सनल इनकम 1200 है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1200 है, पर्सनल इनकम एज इट इज, डायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है 600। देन वैल्यू पुट की, यहाँ से हमारे पास पर्सनल इनकम की वैल्यू आ गई 1800। पर्सनल इनकम से क्या निकाल देंगे, प्राइवेट इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम हमने निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे हम, प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस रिटेन अर्निंग माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। तो टैक्स तो है नहीं आपके पास, सिर्फ हमारे पास डेटा में क्या अवेलेबल है, रिटेन अर्निंग। तो हमने पर्सनल इनकम का फॉर्मूला राइट किया, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस रिटेन अर्निंग। आपके पास पर्सनल इनकम की वैल्यू अभी हमने निकाली लास्ट स्लाइड में 1800 थी, रिटेन अर्निंग की आपको 200 करोड़ दी हुई है, वैल्यू पुट की, 200 माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो प्राइवेट इनकम आपकी आ गई 2000 करोड़। आपको नेशनल इनकम गिवन है 1900, प्राइवेट इनकम आ गई आपकी 2000। आपसे पूछा था ट्रांसफर पेमेंट क्या होगी, NNPAT-FC क्या होता है, प्राइवेट इनकम माइनस ट्रांसफर पेमेंट। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ट्रांसफर पेमेंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, ट्रांसफर पेमेंट इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम माइनस नेशनल इनकम। तो अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आपको एक्चुअल में फॉर्मूले यूज करके गिवन इक्वेशन में किस तरह से वैल्यू डिराइव करनी है। क्लियर है, तो चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मीन्स द सेम। अगर आप समझ पा रहे हो तो डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू है 1900, प्राइवेट हम लोग निकाल के लिए आए 2000 माइनस ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1900 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये फॉर्मूला लगाते हैं आप, डायरेक्टली वैल्यू ही आती है। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गया 2000 माइनस 1900 यानी कि 100 करोड़। क्लियर है, तो इस तरह से कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। अभी तो हमने छोटी छोटी चीजें देखी है, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे और ट्रांजैक्शन की जो बाइफिक्रेशन है यानी कि उसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग हमारे पास आते रहेंगे। अभी तो हमें कॉम्बिनेशन में वैल्यू गिवन है। क्लियर है, तो ये हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट थे जो कि किससे रिलेटेड थे, नेशनल इनकम से। इसके बाद आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बारे में। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। रियल जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस, यानी कि एक ईयर को बेस मान के उसी के प्राइस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट अगर किया जाता है तो वो रियल जीडीपी है।
उसी से हमें प्रॉपर इंडिकेशन मिलता है, प्रॉपर वैल्यू गेट होती है। नॉमिनल में हम करंट मार्केट प्राइस से जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमें एक्चुअल डेटा गेट नहीं होता है, क्योंकि प्राइस रोज चेंज होते हैं, तो वो इमेजनरी और नॉमिनल डेटा रहता है। उसके बेस पे आप कोई डिसीजन किसी इकोनॉमी के बारे में नहीं ले सकते। सी national income at current price, or you can say market price. It is also called nominal national income when goods and services produced by normal residents within and outside of a country in a year valued at current year price, or you can say market price, is called national income at current price. यहाँ पे हम कहते हैं नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्यू यानी कि क्वांटिटी इनटू करंट प्राइस। वाई फॉर नेशनल इनकम, क्यू फॉर क्वांटिटी एंड पी फॉर प्राइस। क्लियर है? नॉमिनल और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में हम जो प्रिवेलिंग प्राइस होता है उस ईयर का या मार्केट प्राइस होता है, उसी के ऊपर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं। बट दिस इज नॉट द गुड इंडिकेटर of the growth of any economy. Clear है? Then come at national income at constant price. It is also called as real national income when goods and services produced by normal resident within and outside of a country in a year valued at constant price, that is base year. अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की नेशनल इनकम को बेस ईयर के प्राइस पे यानी कि किसी ईयर को बेस मान के और आने वाले सालों की नेशनल इनकम को उसी प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, तो उसे कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वाई डैश यानी कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। क्वांटिटी करंट ईयर की ही रहती है, बट जो प्राइस है वो बेस ईयर के रहते हैं। अगर हम आज की डेट में बेस ईयर की बात करते हैं, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम के लिए बेस ईयर यूज हो रहा है कैलकुलेशन के लिए, वो है 2011-12। 2011-12 के प्राइस के बेस पे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हो रही है। बट प्लानिंग चल रही है कि इस बेस ईयर को 2011-12 से 17-18 में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत पुराना हो जाता है। अभी 20 चल रहा है, अगर आप 8-9 साल पुराने प्राइस को लेके कैलकुलेशन करोगे, तो यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर एबल टू कमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी और टेक द डिसीजन फॉर अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो प्लानिंग चल रही है कि बेस ईयर 11-12 से हटाकर 17-18 कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस कंसर्न में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। क्लियर है? तो अभी के लिए बेस ईयर 2011-12 ही है। नाउ कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। आपने दो तरह से जीडीपी निकाली। आपने जीडीपी टू टाइप से निकाली, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सपोज आपके पास जो जीडीपी की वैल्यू है वो नॉमिनल है और आप उस वैल्यू को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस तरीके से करोगे? रियल जीडीपी इज इक्वल टू अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू प्राइस इंडेक्स plays the role of deflector, deflating current price estimates leads to constant price. क्या लिविंग स्टैंडर्ड है वो सब किससे पता चलता है? उस कंट्री के वेलफेयर से। वेलफेयर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन मैनी इकोनॉमिक फैक्टर। किसी भी कंट्री
कंट्री का वेलफेयर इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं? नेशनल इनकम, कंजम्पशन लेवल, क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि वहाँ के लोगों की नेशनल इनकम क्या है, वहाँ के लोगों का कंजम्पशन स्टेटस कैसा है, गुड्स की क्वालिटी कैसी है, उससे उस कंट्री, उस इकोनॉमी के वेलफेयर का पता चलता है। एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। भाई वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इसके लिए इनकम अच्छी नहीं है, वहाँ लोग बेहतर लाइफ नहीं ऑर्डर, सिचुएशन, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। The sum total of economic and non-economic welfare is called social